बच्चों, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में संसाधन और विकास पार्ट 1 के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। अब उसी के पार्ट 2 में हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना है। मिट्टी जो पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसे मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी में पेड़ पौधों का विकास होता है और इसी मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। तो मिट्टी एक उत्पादन का सक्रिय साधन है। मिट्टी में ही विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो इस अंक में हम भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी का एक पतली परत का निर्माण होने में कई वर्षों का समय लग जाता है। मिट्टी के जब विभिन्न प्रकार के शैलों का अपर्दन होता है और उसमें जीवांश की मात्रा मिलती है तो कई वर्षों बाद मिट्टी की एक पतली परत का निर्माण होता है। तो भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो पहला मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, पहला है जलोढ़ मिट्टी। इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक भाग पर विद्यमान है और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सामान्यतः भारत के 3 नदी तंत्रों द्वारा हुआ है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। भारत का जो उत्तर का मैदानी भाग है, इस पूरे भाग में इस जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है, भारत के इस मैदानी भागों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के भी कुछ भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला है खादर मिट्टी, दूसरा है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी, इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी नदियों के पानी जिन भागों में पहुंचता है उन भागों में प्रायः नवीन मिट्टी का विस्तार हो जाता है। उस मिट्टी को नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। नदी घाटियों में वर्षा ऋतु के मौसम में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और इस जल में मिट्टी घुली रहती है और वो धीरे धीरे मिट्टी
ज़मीन पर बैठ जाती है और जिसके कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा है बांगर मिट्टी, इसे पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी घाटी के पास का वह भाग जिन भागों में प्रायः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पाई जाने वाली मिट्टियों को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले मैग्मा के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी की भी संज्ञा दी जाती है। यह मिट्टी सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। और यह मिट्टी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि भागों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। भारत के इस पर्वतीय भागों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर इत्यादि की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस मिट्टी की मोटाई भी काफ़ी कम होती है। पर्वतीय ढालों पर इस पर्वतीय मिट्टी में चाय, कहवा इत्यादि की खेती की जाती है। चौथी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मिट्टी भारत के कुछ भागों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण निस्क्षालन की क्रिया के कारण इससे जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं और यह मिट्टी ईंट की तरह लाल हो जाती है, जिसे लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का सामान्यतः उपयोग भवन, सड़क के निर्माण में किया जाता है, जिसके कारण यह अनुपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है और कुछ क्षेत्रों में इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करके मोटे अनाजों की खेती की जाती है। पांचवी मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। भारत के दक्षिण के दक्कन के पठार में यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और भूमि में लोहे के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जिसके कारण इस मिट्टी में का रंग लाल या पीला हो जाता है और यह मिट्टी बहुत ही अनुपजाऊ होती है। इस मिट्टी में सामान्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी।
भारत के थार के मरुस्थलीय भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी में रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं और वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर बन जाने से इस मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा खाद्यान्नों की खेती की जा रही है। आगे हम मृदा संरक्षण की पढ़ेंगे। तो मिट्टी विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारणों के कारण जो उसका अपरदन होता है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी का विभिन्न प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से कटाव हो जाता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण में पहला है वनों का कटाव। जैसे जैसे धरातल से वनों का कटाव हो रहा है, मिट्टी का अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है। मिट्टी जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी के को जकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा का जल उनको का कटाव नहीं कर पाता। लेकिन जब वनों के कटाव के कारण वर्षा का जल मिट्टी का बहुत तेज़ी से कटाव करता है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरा है अत्यधिक ढाल। अत्यधिक ढालू वाले क्षेत्रों में वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अतः मृदा का ढालू भागों में मृदा संरक्षण के लिए हमें सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करना चाहिए, मेड़बंदी करानी चाहिए, जिसके कारण मृदा अपरदन में कमी आएगी। अगला है पशुओं के द्वारा। पशुओं के पैरों से भी मिट्टी का अपरदन बहुत तेज़ी से होता है। अतः अनियंत्रित पशुचारण के कारण मृदा बहुत तेज़ी से अपरदित होती है। अतः मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए। चौथा है जिन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, उन क्षेत्रों में मेड़बंदी करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है।
तो हम देखेंगे मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। तो विभिन्न प्राकृतिक कारणों से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, जैसे पवन है, वर्षा है इत्यादि के कारण मिट्टी बहुत तेज़ी से अपरदित हो रही है। तो इन प्राकृतिक कारणों को कारण मिट्टी अपरदित होकर अपनी उपजाऊ क्षमता में ह्रास अपनी उपजाऊ क्षमता में ह्रास हो रहा है, उसकी उपजाऊ क्षमता में ह्रास हो रहा है, जिसके कारण वह अनुपजाऊ होती जा रही है। तो समानांतर जुताई करके हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। सामान्यतः ढालू वाले क्षेत्रों में, जहाँ मिट्टी भूमि ढालू होती है और ढाल अगर इस प्रकार है, तो हम अगर जुताई ऐसे करते हैं तो मिट्टी का अपरदन काफ़ी हद तक रुक जाता है और मिट्टी अनुपजाऊ होने से बच सकती है। दूसरा कारण वृक्षारोपण करके, अगर हम खाली स्थानों पर वृक्ष लगाते हैं या वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन तेज़ी से नहीं होता और भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। तीसरा है फसलों को हेर फेर कर बोना। अगर हम एक ही मिट्टी में लगातार एक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। इसके लिए हमें फसलों को बदल बदल कर बोने की आवश्यकता है। एक फसल बोने के बाद उस भूमि में दूसरे प्रकार की फसल लगाएं ताकि उस भूमि में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे और वह भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो और अधिक मात्रा में वह फसल का उत्पादन करे। अगर मिट्टी की हमें उपजाऊ क्षमता बनाए रखनी है तो हमें समय समय पर मिट्टी में रासायनिक और जैविक खादों का प्रयोग करना होगा ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे और उसमें
वह मिट्टी अत्यधिक उत्पादन कर सके। तो बच्चों, इसी के साथ यह संसाधन और विकास नामक सेकंड पार्ट हम समाप्त कर रहे हैं। जो भी आप लोगों को असुविधा हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर इसका हल जान सकते हैं।